तुम अपनी बेटी की शादी मुझसे करवा दो, इससे तुम्हारी बेटी की शादी भी हो जाएगी और तुम्हारा कर्ज भी माफ हो जाएगा। यह सुनकर हरीश समझ जाता है कि सेठ ने कोई दया नहीं दिखाई है, वह तो एक बहुत ही बुरा इंसान है। मलिक, आप यह कैसी बातें कर रहे हैं? मुझ गरीब पर तरस खाने के बजाय आप मेरी गरीबी का मजाक उड़ा रहे हैं। तो तू क्या चाहता है कि मैं अपने पैसे तुझ पर लुटाता रहूं और तू झूठ बोलकर मुझसे पैसे ठगता रहे? एक छोटे से गांव में हरीश नाम का एक बूढ़ा आदमी अपनी बेटी मीरा के साथ रहता था। हरीश बहुत गरीब था और उसके पास एक छोटा सा खेत था जिसमें वह दिन भर काम करता था। उसी से वह अपनी बेटी का गुजारा करता था। हरीश को हर वक्त अपनी बेटी की शादी की चिंता रहती थी, क्योंकि उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वह अपनी बेटी की शादी करा सके। पिताजी, और रोटी दूं क्या? नहीं बेटी, अब बस कर, मेरा मन नहीं है। यह क्या पिताजी, कई दिनों से देख रही हूँ आप अच्छे से खाना नहीं खा रहे हैं, क्या बात है? मीरा, तुझे मैं कैसे समझाऊं? मुझे हर वक्त तेरी शादी की चिंता सताती है। किसी से भी तेरी शादी की बात करता हूं तो दहेज चाहिए। होता है ठीक से बेटी की शादी करने तक के पैसे नहीं है, तो दहेज कहां से दूंगा? बस यही सब सोचकर मेरी भूख प्यास सब मर गई है। तो क्या हुआ पिताजी, आप इतनी चिंता क्यों करते हैं? शादी नहीं होगी तो क्या हुआ, मैं आपको पास ही रहूंगी और आपका ध्यान रखूंगी। और अगर मेरी शादी हो जाएगी तो आपका ध्यान कौन रखेगा? इसलिए आप मेरी चिंता मत कीजिए और खाना खाइए। मीरा अपने पिता की चिंता कम करने के लिए यह सब बोल रही थी, लेकिन यह बात उसे भी पता थी कि यह मामला गंभीर है, क्योंकि उसकी सारी सहेलियों की शादी हो चुकी थी। उनमें सिर्फ एक सुमन ही बची थी जो अब तक कुंवारी थी। हरीश खाना खाकर अपने खेतों में काम करने चला जाता है। खेतों में पहुंचकर हरीश पूरी मेहनत से काम करता है। हरीश अपने खेतों में काम कर ही रहा था, तभी उसके गांव का एक आदमी उसके पास आता है। अरे हरीश भैया, क्या हाल चाल है आपके? सब ठीक है रामू, तुम अपना बताओ, बड़े दिनों बाद इधर आना हुआ। हाँ भैया, आपको मिठाई देने आया हूँ, यह लीजिए और मीरा बिटिया को भी दीजिएगा। अरे वाह, लेकिन ये मिठाई किस खुशी में खिला रहे हो? अरे मैंने मेरी बेटी की शादी तय कर दी है, लेकिन मुझे गरीब के पास इतना पैसा कहाँ। अच्छा, फिर क्या किया तुमने? हरीश बहुत ही ध्यान से मदन की बातें सुन रहा था। अरे होना क्या है, लड़का बड़े ही अच्छे घर का था, शहर में अच्छी खासी नौकरी कर रहा था, इसलिए हमारे गांव का जमींदार सेठ है ना, उसी से कुछ पैसे उधार ले लिया। उसी में बेटी की शादी करूंगा और कुछ पैसों से एक खेत भी खरीद लिया है। धीरे धीरे करके सेठ के सारे पैसे शुद्ध समेत चुका दूंगा। बस उसी की शादी लगने की खुशी में आपको मिठाई देने आया हूँ। अरे वाह रामू, ये तो तुमने बहुत अच्छा सोचा। ये विचार मुझे पहले क्यों नहीं आया? क्या कहना चाहते हैं हरीश भाई? मतलब यह कि मैं भी कब से अपनी मीरा की शादी के बारे में सोच रहा था, लेकिन पैसे ना होने के कारण अभी तक कहीं भी बात पक्की नहीं हो पाई थी। तब तो समझ लीजिए कि आपकी समस्या दूर हो जाएगी। आप भी सेठ से शुद्ध पर पैसे ले लीजिए और धीरे धीरे करके चुका देना। मीरा बिटिया की शादी करने में अब और देरी मत कीजिए, उसके सभी सखियों की शादी हो चुकी है। इतना कहकर रामूलाल वहाँ से चला जाता है। उधर हरीश को यह विचार बहुत अच्छा लगा। उसने सोच लिया था कि वह आज ही सेठ जमींदार के घर जाएगा और पैसे की बात करेगा। दिन भर हरीश अपने खेतों में काम करता है और शाम होते ही वह जमींदार के घर पहुंच जाता है। हरीश को देखकर जमींदार उसे कहता है, आओ हरीश, यहाँ कैसे आना हुआ? सेठ जी, मुझे अपनी बेटी की शादी के लिए कुछ पैसे चाहिए थे। मैं दिन रात अपने खेत में कड़ी मेहनत करके आपको पूरे पैसे चुका दूंगा। हाँ हाँ हरीश, क्यों नहीं, बताओ तुझे कितने पैसे चाहिए? मालिक, मुझे 50,000 चाहिए। अच्छा ठीक है, लेकिन 50,000 पर हर माह 1,000 शुद्ध लगेगा। इसका मतलब 1 साल का 12,000। मतलब 1 साल बाद तुम्हें पूरे 62,000 मुझे लौटाने होंगे। ये सब सुनकर हरीश दबी हुई आवाज में कहता है, 12,000 का शुद्ध हाँ तो बहुत ज्यादा है। सेठ जी, मैं एक गरीब किसान हूँ,
इतने ज्यादा पैसे मैं कैसे चुका पाऊंगा? अरे भाई, तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? मैं भी तो यहाँ इसीलिए बैठा हूँ, ना कि 2-4 पैसे कमा सकता हूँ। अगर मैं अपने पैसे कम शुद्ध पर देने लगा तो भला मेरा क्या ही फायदा होगा? तुम्हें चाहिए तो बोलो, वरना निकलो। यहाँ से बहुत लोग हैं जो खुशी खुशी इतने शुद्ध पर पैसा उधार लेते हैं तुम्हारे बुरे समय में। एक तो मैं तुम्हारी मदद करना चाह रहा हूँ, इस पर मेरा एहसान मानने के बजाय तुम मुझे ही समझ रहे हो। नहीं सेठ जी, ऐसी बात नहीं है। अच्छा ठीक है, आप मुझे पैसे दे दीजिए, मैं शुद्ध चुकाने के लिए तैयार हूँ। हरीश की बातें सुनकर सेठ खुश हो जाता है। वह भी जानता था कि उसने हरीश के साथ धोखाधड़ी की है, लेकिन गरीब और बेबस लोगों को ज्यादा शुद्ध पर पैसा देकर उन्हें ठगना उसका रोज का काम था। सेठ से पैसे लेकर हरीश वहाँ से घर के लिए निकल जाता है। सेठ ने तो बहुत ज्यादा शुद्ध पर पैसे दिए हैं, लेकिन मैं क्या ही करता, पैसे तो चाहिए थे ना। कम से कम अब मीरा के लिए रिश्ता लेकर कहीं जा तो पाऊंगा। मेरे पास पैसे नहीं हैं। यह सुनकर पहले लोग मुंह बना लेते थे, अब बस एक बार मीरा का घर बस जाए, फिर तो आराम से जी पाऊंगा। यह सब सोचते सोचते हरीश अपने घर पहुँच जाता है। घर पर मीरा उसका इंतजार कर रही थी। पिताजी, आज आने में इतनी देर कैसे कर दी? मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। और यह आपके हाथ में क्या है? अच्छा हाँ, ये तो रामू ने कुछ बिज मंगवाए थे। बस कुछ बिज है इसमें, तुम जल्दी से खाना लगा दो, मुझे बहुत भूख लगी है। अरे वाह पिताजी, आज तो आपकी भूख भी लग गई है। लगता है आज खेतों में काफी काम किया है आपने। ठीक, मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। हरीश ने उधार के पैसों की बात मीरा को नहीं बताई। वह मीरा को परेशान नहीं करना चाहता था। अगर मीरा को यह बात पता चल जाती कि उसके बूढ़े गरीब पिता ने उसकी शादी के लिए पैसे उधार लिए हैं, तो उसे बहुत चिंता होती। थोड़ी देर बाद मीरा हरीश को खाना देती है। खाना खाकर दोनों बाप बेटी सो जाते हैं। हरीश के गांव में बहुत चोरी हुई थी, इसलिए वह सोचता है कि जल्दी से जल्दी उसकी बेटी का रिश्ता पक्का करके इन पैसों को निपटा ले। लेकिन उसके गांव का रास्ता एक जंगल से होकर जाता था, जहां सिर्फ चोरों का डेरा होता था। जल्दी जल्दी चलता हूँ, आज मैं अपनी मीरा के लिए लड़का देखने जा रहा हूँ। मुझसे तो सब्र ही नहीं हो रहा है, आज तो रिश्ता पक्का करके ही आऊंगा। हरीश गहरी सोच में चला जा रहा था, इसीलिए उसे पता नहीं चला कि वह उसी जंगल के रास्ते पर जा रहा है। चलते चलते हरीश जंगल के अंदर आ जाता है। तभी वह देखता है कि रास्ते में एक आदमी बेहोश पड़ा है। क्या भाई, क्या हुआ तुम्हें? तुम ऐसे क्यों पड़े हो? अरे भाई, तुम्हें क्या हुआ है? पानी पानी, मुझे पानी पिला दो। हरीश जल्दी से जाता है और बगल के तालाब से थोड़ा पानी लेकर आता है। वह उसे आदमी को पानी पिलाता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आज आप यहाँ नहीं आते तो ना जाने क्या हो जाता। मैं यहाँ जंगल में लकड़ियाँ काटने आया था, लेकिन मुझे अचानक चक्कर आया और मैं यहीं गिर गया। इतना कहकर वह आदमी अपनी लकड़ी लेकर वहाँ से चल देता है और हरीश भी अपने रास्ते पर चल देता है। लेकिन हरीश की किस्मत में तो कुछ और ही लिखा था। जैसा ही वह थोड़ी देर तक चलता है, तभी उसके सामने 2 चोर आकार खड़े हो जाते हैं। उन्हें देखकर हरीश बहुत घबरा जाता है। अरे वाह बिल्लू, आज तो कुआं खुद चलकर प्यासे के पास आया है। आज तो दिन बहुत अच्छा है हम दोनों का। सही कहा चंगू, बड़े दिनों बाद कोई शिकार मिला है, वरना जंगल से तो कोई आता जाता ही नहीं। आज तो इसे लूटकर हम मजे करेंगे। कुछ नहीं तो इसके पास से इतना पैसा तो मिल ही जाएगा कि हमारा हफ्ते भर का गुजारा हो। ये सब सुनकर हरीश बहुत घबराया हुआ था। तभी एक चोर उसकी ओर बढ़ता है और उसकी पोटली उससे छीन लेता है। अरे नहीं बिल्लू, हफ्ते भर का नहीं लगता है, इससे तो हमारा साल भर का गुजारा हो जाएगा। इस थैले में तो लगता है लाखों रुपए हैं। बेटा, मैं बहुत गरीब हूँ। मैंने अपनी बेटी की शादी के लिए पैसे सेठ से उधार लिया था। मुझ पर रहम करो, ये पैसे मुझे वापस कर दो, वरना मैं बर्बाद हो जाऊंगा। अरे चाचा, चोरी भी तो हमारा धंधा है। अगर यह पैसे मैंने तुम्हें दे दिए तो यह तो हमारे धंधे के साथ बेईमानी होगी। हरीश गिड़गिड़ाता रहा, मगर चोरों को उस पर जरा भी दया नहीं आई और वह उसकी पोटली लेकर वहाँ से चले जाते हैं। हरीश कुछ नहीं कर पाया और वह चोर उसके पैसे लेकर चले गए।
वह एक पेड़ के नीचे बैठ गया और अपनी किस्मत को कोसने लगा। हरीश की हिम्मत टूट चुकी थी। ये क्या हो गया मेरे साथ? हे ऊपर वाले, अब मैं क्या करूं? मैं तो बर्बाद हो गया। मैंने उन पैसों को बहुत भारी शुद्ध पर लिया था। अब तो हाथ में पैसे भी नहीं रहे, मगर उसका शुद्ध तो चुकाना ही पड़ेगा, और वह भी मूलधन के साथ। अब मैं क्या करूं? कहां जाऊं? किसे बताऊं? ये सब कौन मदद करेगा? मैं तो बर्बाद हो गया। अब मेरी बेटी की शादी कभी नहीं होगी। शाम हो चुकी थी। हरी धीरे धीरे उठा और अपने घर जाने लगा। घर पर मीरा उसका इंतजार कर रही थी। क्या हुआ पिताजी? आपका चेहरा इतना उतरा क्यों है? क्या बात है? वह इन्हें सभी बातों से अनजान थी कि एक ही दिन में उसके पिता के साथ क्या से क्या हो गया। जैसे ही मीरा ने यह कहा, हरीश अपने अंदर के दुख को संभाल नहीं पाया और वह वहीं फूट फूट कर रो पड़ा। यह देखकर मीरा बहुत घबरा जाती है। पिताजी, आप इतना क्यों रो रहे हैं? कुछ तो बताइए, मुझे बहुत चिंता हो रही है। हरीश रोते रोते सब कुछ मीरा को बता देता है। हे भगवान, यह आप हम गरीबों के साथ कैसा खेल खेल रहे हैं? एक ही पल में हमें खुशियां देकर छीन भी ली। शादी की व्यवस्था तो दूर की बात है, हम जमींदार के पैसे कैसे चुकाएंगे? कुछ देर के लिए कमरे में सन्नाटा छा जाता है। दोनों में से कोई कुछ नहीं बोलता है। तभी मीरा बोलती है, पिताजी, मैंने सुना है कि सेठ जमींदार गरीबों की मदद करता है और मंदिरों में भी दान करता है। आप एक बार उससे बात करके क्यों नहीं देखते? हो सकता है वह हमारे पैसे माफ कर दे। जो इंसान हम गरीबों से भी इतना ज्यादा शुद्ध पर पैसा उधार देता हो, उसे भला हम पर क्या तरस आएगा बेटा? मैं आपका मतलब समझ ही नहीं पिताजी। वह सेठ लोग दिखाने के लिए पैसा दान करता है, बाद में वह पैसा वापस भी ले लेता है। पता नहीं क्यों पिताजी, पर फिर भी मुझे लगता है कि आपको एक बार सेठ के पास जाकर बात करनी चाहिए। हरीश को पता था कि सेठ के पास जाकर कुछ नहीं होगा, लेकिन मीरा के जिद और विश्वास के आगे वह कमजोर पड़ जाता है और अगले दिन सेठ के पास पहुंच जाता है। क्या हरीश यहाँ कैसे आना हुआ? कल ही तो तुम पैसे लेकर गए थे। सेठ जी, लेकिन मैं आपको क्या बताऊं, कितना बड़ा अनर्थ हो गया है मेरे साथ। क्या हुआ, मुझे साफ साफ बताओ। सेठ जी, मैं आपके पैसे लेकर जंगल के रास्ते जा रहा था, लेकिन रास्ते में मुझे कुछ चोर मिल गए। उसने मुझसे मेरा सारा पैसा लूट लिया। मैं तो एक ही पल में बर्बाद हो गया सेठ जी। अरे अरे, ये तो बहुत बुरा हुआ तुम्हारे साथ। हरीश, अब तुम अपनी बेटी की शादी कैसे करोगे? सेठ की बातें सुनकर हरीश को लगा कि सेठ उसकी बात समझ गया है। तभी सेठ बोला, एक काम करो, तुम अपनी बेटी की शादी मुझसे करवा दो। इससे तुम्हारी बेटी की शादी भी हो जाएगी और तुम्हारा कर्ज भी माफ हो जाएगा। यह सुनकर हरीश समझ जाता है कि सेठ ने कोई दया नहीं दिखाई है। वह तो एक बहुत ही बुरा इंसान है। मलिक, आप यह कैसी बातें कर रहे हैं? मुझ गरीब पर तरस खाने के बजाय आप मेरी गरीबी का मजाक उड़ा रहे हैं। तो तू क्या चाहता है कि मैं अपने पैसे तुझ पर लुटाता रहूं और तू झूठ बोलकर मुझसे पैसे ठगता रहे? तुमने क्या समझ के रखा है? चलो निकालो यहाँ से। अभी मैं अपने आदमियों को भेजकर तुम्हारा खेत अपने हवाले करता हूँ। तेरा क्या भरोसा? अब तू जब मेरा पैसा चुका देगा तभी तेरा खेत तुझे दूंगा। ऐसा मत करो सेठ जी, वह खेत मेरा कमाई का जरिया है। अगर आप भी ले लोगे तो मैं अपनी और अपनी बेटी का गुजारा कैसे करूंगा? दया दीजिए सेठ जी, दया कीजिए मुझ पर। जी सेठ जी, दया कीजिए मुझ पर। हरीश के लाख गिड़गिड़ाने पर भी सेठ उसकी बातें। हरीश होश खो बैठता है और वह नदी में कूदने चला जाता है। नदी के पास खड़े होकर वहाँ छलांग लगाने ही वाला होता है, तभी वहाँ पर मीरा आ जाती है। पिताजी, रुकिए, रुक जाइए। यह आप क्या कर रहे हैं? पिताजी, आपको मेरी कसम, वहीं पर रुक जाइए। आप ऐसा नहीं कर सकते। हरीश मीरा को दिखता है तो अपने आप को रोक नहीं पाता है और वही फुट फुट कर रोने लगता है। सब खत्म हो गया सुमन, सब खत्म हो गया। सेठ ने तो हमारा खेत भी हड़प लिया। अब हमारे पास कुछ भी नहीं बचा। अब कैसे होगी तेरी शादी? बस कीजिए पिताजी, अब और आप नहीं रोएंगे। बहुत हो गया, मेरी शादी को भूल जाइए। पिताजी, मुझसे नहीं करनी शादी। मैं आपके पास ही रहकर आपकी सेवा करूंगी। मुझे ऐसे किसी भी घर में नहीं जाना।
जहाँ लोगों को मुझसे ज्यादा दहेज से प्यार हो। ये सब तू क्या कह रही है सुमन? और अब तो उधार की भी चिंता मत कीजिए, क्योंकि उसके बदले में सेठ ने हमारा खेत हड़प लिया है। आप चिंता मत कीजिए। पिताजी, अब हम लोग किसी और के खेतों में जाकर काम करेंगे, दिन रात मेहनत करके अपना गुजारा करेंगे। यह जीवन बहुत ही अनमोल है, हम इसे बर्बाद नहीं कर सकते। एक तरफ रास्ता बंद हुआ तो क्या हुआ, हम दोबारा कोशिश करेंगे। अपनी बेटी के मुंह से ऐसी बातें सुनकर हरीश को थोड़ी हिम्मत आती है और वह भी थोड़ा थोड़ा होश में आने लगा। तूने ठीक कहा बेटी, ये जीवन अभी खत्म नहीं हुआ है तो हम हार कैसे सकते? मैं जीऊंगा और सब कुछ ठीक होने तक लड़ूंगा। मीरा अपने पिता की बात सुनकर खुश हो जाती है और दोनों अपने घर जाते हैं और अगले ही दिन से दूसरे के खेतों में मेहनत मजदूर का काम शुरू कर देते हैं। शुरू में मीरा को थोड़ी दिक्कत आती है, लेकिन फिर वह काम करना सीख ही जाती है। दोनों बाप बेटी मिलकर अपना गुजारा कर रहे थे। एक दिन उनके खेत का मालिक मीरा और हरीश के पास आकर बोलता है, बेटी, मेरा नाम राधेलाल है। मैं देखता हूँ कि तुम रोज अपने पिता के साथ काम करने आती हो और उनका इतना ध्यान भी रखते हो। मुझे तुम बहुत पसंद आई। आपका धन्यवाद काका। मेरे पिता के सिवा इस दुनिया में कोई नहीं है, इसलिए इनका ध्यान रखना तो मेरा कर्तव्य है। वाह वाह, कितनी अच्छी सोच है तुम्हारी। मेरा एक बेटा है, क्या तुम मेरे घर की बहू बनना चाहोगी? मेरी पत्नी का स्वर्गवास हो चुका है, इसलिए हम दोनों ही हैं परिवार में। लेकिन मेरी एक शर्त है, शादी के बाद भी पिताजी हमारे साथ ही रहेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं पिताजी को छोड़ दूं, क्योंकि दुनिया में मेरे सिवा उनका और कोई भी नहीं है। हाँ बेटी, इससे भला मुझे क्या दिक्कत हो सकती है? तुम अपने पिता का पूरा ख्याल रखना। मेरा बेटा किशन बहुत अच्छा है, वह हर अच्छे काम में तुम्हारा साथ देगा। मीरा यह सुनकर बिल्कुल चुप हो जाती है, लेकिन हरीश यह सब सुनकर बहुत खुश होता है। मीरा की शादी ना हो पाने का दुख हरीश को बहुत पहले से था, इसलिए उसे यह बहुत अच्छा लगा। जी जरूर मालिक, मेरी बेटी तो सर्वगुण संपन्न है। तो भाई साहब, ये रिश्ता पक्का समझिए। मेरी बेटी को भी रिश्ता मंजूर है। आप कल ही अपने बेटे के साथ हमारे घर आ जाना, हम वहाँ सब तय कर लेंगे। यह सब सुनकर मीरा खुश हो जाती है। फिर क्या था, मीरा की शादी किशन से हो जाती है और खुशी खुशी दोनों नया जीवन शुरू करते हैं। मीरा शादी के बाद भी अपने पिता का पूरा ध्यान रखती है। अब हरीश और मीरा की जिंदगी में कोई समस्या नहीं थी। अब तक जो भी हुआ था उसे वह दोनों भूल चुके थे। उनके जीवन में अब सब खुशहाल था।